हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल देवभूमि स्टडी पॉइंट में। आप सभी कैसे हैं मित्रों? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे तथा आपकी स्टडी काफ़ी ज़्यादा अच्छी चल रही होगी दोस्तों। साथियों, मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट। जैसे कि दोस्तों आप सभी जानते होंगे, आपके जितने भी बड़े एग्जाम होने हैं, चाहे वो आरओ हो जाए या फिर अधिशासी अधिकारी कर व राजस्व निरीक्षक की परीक्षा हो जाए, दोस्तों जीके जीएस जो है हमारे किसी भी परीक्षा के लिए डिसाइडिंग फैक्टर रहती है। क्योंकि दोस्तों उत्तराखंड और हिंदी तो सभी के सभी पढ़ते हैं। जीके जीएस में दोस्तों जिसका ये स्ट्रांग पॉइंट बन जाता है दोस्तों, उसका सिलेक्शन उत्तराखंड में लगभग मान लो हो ही जाता है। अब दोस्तों आप लोगों ने भी अपनी तैयारी को जांचना है, परखना है। आज दोस्तों मैं 50 प्रश्न आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं। इन 50 प्रश्नों में दोस्तों हम लोग देखेंगे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और करंट के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। और अगर दोस्तों आप लोगों का इसमें स्कोर 40 प्लस रहता है तो आप लोग ये मान के चल सकते हैं कि आपकी जीके जीएस की तैयारी अच्छी खासी हो रही है। बाकी दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो और कंटेंट इन्फॉर्मेटिव लगता है तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला प्रश्न दोस्तों हमारा, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अब दोस्तों नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा और महानदी में से आपने बताना है कि दक्षिण भारत यानी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोदावरी नदी। दोस्तों दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई अगर आ जाती है तो आपने ध्यान रखना है कि 1465 किलोमीटर, 1465 किलोमीटर दोस्तों गोदावरी नदी की लंबाई है। वही दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी तो कृष्णा, दक्षिण भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी तो नर्मदा। दोस्तों आपने तीनों के क्रम को ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न हमारा, इजराइल से भारतीयों को सुरक्षित भारत लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया जा रहा है? अब दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि अभी इजराइल में हमास आतंकवादी संगठन का दोस्तों अटैक हुआ था। और उसके बाद दोस्तों इजराइल से जो है वो भारतीयों को सुरक्षित भारत लाने के लिए भारत द्वारा एक ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आपने बताना है उस ऑपरेशन का नाम क्या होगा। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑपरेशन अजय। दोस्तों हमारी भारत सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है इजराइल से भारतीयों को सुरक्षित भारत वापस लाने के लिए। अगला प्रश्न हमारा, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? अब दोस्तों आपने बताना है कि नेशनल कंज्यूमर डे कब मनाया जाता है इन 4 तिथियों में से। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 24 दिसंबर को दोस्तों भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना कब की गई थी? अब दोस्तों इन 4 सन में से आपने बताना है कि गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना कब करी गई थी। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वर्ष 1699 में दोस्तों गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना करी गई थी। गुरु गोविंद सिंह दोस्तों सिख धर्म के 10वें व अंतिम गुरु थे, आपने इनको ध्यान में रखना है। और वहीं दोस्तों सिख धर्म के सबसे जो प्रथम गुरु थे वह गुरु नानक देव जी थे। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से भारत में किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? अब दोस्तों आपने बताना है कि भारत में कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। तो ये भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। अब दोस्तों इन 4 राज्यों में से किस एक राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती आप लोगों ने बताना है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उड़ीसा राज्य से दोस्तों यह नहीं गुजरती है। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से कौन सा पीली क्रांति से संबंधित है? यानी कि दोस्तों आपने बताना है कि इन चारों उत्पादन में से कौन सा जो उत्पाद है वह पीली क्रांति से संबंधित है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तिलहन उत्पादन दोस्तों पीली क्रांति से संबंधित है। दोस्तों इसमें दाल वगैरह सभी के सभी ऐसे वाले उत्पाद तिलहन उत्पादन के अंतर्गत आते हैं और यह पीली क्रांति से संबंधित है। दुग्ध उत्पादन से दोस्तों आपने ध्यान रखना है कि जो दुग्ध उत्पादन है यह श्वेत क्रांति से संबंधित है और श्वेत क्रांति की शुरुआत दोस्तों वर्गीज कुरियन के द्वारा करी गई थी। अगला प्रश्न हमारा, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला कौन है? अब दोस्तों इन चारों महिलाओं में से आपने बताना है कि भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली महिला कौन है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंदिरा गांधी दोस्तों भारत रत्न से सम्मानित होने वाली प्रथम महिला हैं। अगला प्रश्न हमारा, प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? अब दोस्तों आपने बताना है इनपुट डिवाइस है, आउटपुट है, प्रोसेसर है या फिर सॉफ्टवेयर है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रिंटर दोस्तों एक आउटपुट डिवाइस। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा, लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्न में से कौन हुआ था? अब दोस्तों आप सभी जानते हो कि लॉर्ड डलहौजी के द्वारा एक राज्य हड़प नीति लेकर के आई गई थी, जिसके तहत दोस्तों वो भारत की रियासतों पर कुशासन का आरोप लगा करके उन्हें अंग्रेजी राज्य में सम्मिलित किया करता था। तो दोस्तों आपने बताना है कि इसी नीति का पहला शिकार इन चारों राज्यों में से कौन सा हुआ था। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सतारा रियासत दोस्तों विलय नीति का प्रथम शिकार हुई थी। अगला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? अब दोस्तों इन 4 सन में से आपने बताने कि प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्ष 1757 में दोस्तों प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। दोस्तों आपने बक्सर के युद्ध को भी ध्यान में रखना है, वर्ष 1764 में बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। अगला प्रश्न है, गोविंद बल्लभ पंत को किस वर्ष भारत सरकार द्वारा
भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? दोस्तों भारत रत्न से गोविंद बल्लभ पंत जी को किस वर्ष सम्मानित किया गया आपने बताना है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्ष 1957 में दोस्तों गोविंद बल्लभ पंत जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और यह दोस्तों हमारे उत्तराखंड के भारत रत्न से सम्मानित होने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं। वहीं दोस्तों आपने ध्यान रखना है कि ये प्रश्न बनता है कि उत्तर प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री बनने वाले उत्तराखंड के व्यक्ति कौन हैं। तो दोस्तों गोविंद बल्लभ पंत ही आपने ध्यान में रखने हैं। अगला प्रश्न है, किस शहर को स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? मुंबई, कोलकाता, कोच्चि या फिर जमशेदपुर? तो दोस्तों झारखंड के जमशेदपुर को दोस्तों स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, जोजिला दर्रा किसे जोड़ता है? कश्मीर और तिब्बत, नेपाल और तिब्बत, लेह और कारगिल या फिर लेह और श्रीनगर? तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जोजिला दर्रा दोस्तों लेह और श्रीनगर को जोड़ता है। अगला प्रश्न है, कौन सा हार्मोन लड़ो या उड़ो हार्मोन कहलाता है? इंसुलिन, एड्रीनलिन, एस्ट्रोजन या फिर ऑक्सीटोसिन? तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, एड्रीनलिन हार्मोन दोस्तों लड़ो या उड़ो हार्मोन कहलाता है। अगला प्रश्न है, मूल कर्तव्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में है? दोस्तों आपने बता दिया कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ का जो वर्णन है वो किस आर्टिकल में करा गया है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 51 के का में दोस्तों, यानी कि आर्टिकल 51 के ए में मूल कर्तव्यों का वर्णन करा गया है। और दोस्तों मूल कर्तव्य की संख्या कितनी आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला प्रश्न हमारा, प्रोसेसिंग के दौरान डाटा, प्रोग्राम और प्रोसेस इंफॉर्मेशन अस्थायी रूप से कहाँ रखी जाती है? अब दोस्तों आपने ये प्रश्न अच्छे तरीके से पढ़ना है। कंप्यूटर के भी इसमें प्रश्न मैंने ऐड करे हुए हैं, क्योंकि दोस्तों आपके सिलेबस में कंप्यूटर के क्वेश्चन भी दिए गए हैं। दोस्तों आपकी किसी भी परीक्षा के लिए कंप्यूटर के क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। प्रोसेसिंग के दौरान दोस्तों डाटा, प्रोग्राम और प्रोसेस इंफॉर्मेशन अस्थायी रूप से किस में रखे जाते हैं आप लोगों ने बताना है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रैम में दोस्तों यह सब रखे जाते हैं। अगला प्रश्न है, 1 घंटे में समयांतर में देशांतरीय दूरी क्या होगी? अब दोस्तों आपने बताना कि 1 घंटे में समयांतर में देशांतरीय दूरी क्या होगी। अब दोस्तों आपने बताना कि कितना डिग्री ये दूरी रहने वाली है। जैसे कि आप सभी जानते होंगे कि 1 डिग्री में 4 मिनट का अंतर होता है। ठीक है दोस्तों, तो आपने देखा कि 1 डिग्री में 4 मिनट का अंतर है, तो 10 डिग्री में 40 मिनट का अंतर हो गया। और दोस्तों 15 डिग्री में 60 मिनट यानी कि 1 घंटे का अंतर हो गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 15 डिग्री दोस्तों देशांतरीय दूरी होगी। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से किसे हिंद महासागर के सबसे गहरे बिंदु के रूप में जाना जाता है? अब दोस्तों मेरियाना ट्रेंच है, सुंडा ट्रेंच है, प्यूर्टो रिको ट्रेंच है या फिर साउथ सैंडविच ट्रेंच है? तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुंडा ट्रेंच या फिर जावा ट्रेंच। दोस्तों इसका दूसरा नाम जावा ट्रेंच भी है। दोस्तों सुंडा ट्रेंच या फिर जावा ट्रेंच हिंद महासागर का सबसे गहरा बिंदु है। वहीं दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व का सबसे गहरा बिंदु, तो दोस्तों मेरियाना ट्रेंच जो कि प्रशांत महासागर का सबसे गहरा बिंदु है, यह विश्व का भी सबसे गहरा बिंदु है। अगला प्रश्न है, भारत में संसद द्वारा बंधुआ मजदूरी को प्रतिबंधित करने वाला अधिनियम कब पारित किया गया था? अब दोस्तों आपने बताना कि भारतीय संसद के द्वारा बंधुआ मजदूरी को प्रतिबंधित करने वाला अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्ष 1976 में दोस्तों भारतीय संसद के द्वारा बंधुआ मजदूरी को प्रतिबंधित करने वाला अधिनियम पारित किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से ली गई है? अब दोस्तों आपने बताना कि संसदीय शासन प्रणाली भारत ने इन 4 देशों में से किस देश से ग्रहण करी है? तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्रिटेन से दोस्तों भारत ने संसदीय शासन प्रणाली ग्रहण करी है। वहीं दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि फंडामेंटल राइट्स जो हमारे मौलिक अधिकार है वो कहाँ से ग्रहण करें, तो अमेरिका से ग्रहण करे हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, निम्न में से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? अब दोस्तों आपने बताना है कि कौन एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है इन 4 ऑप्शन में से। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सूचना का अधिकार दोस्तों नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि सूचना का अधिकार हमारा मौलिक अधिकारों में आता है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? वर्ष 1970, 1975, 1977 या फिर 1982 में? तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वर्ष 1982 में दोस्तों नाबार्ड की स्थापना करी गई थी। देखी जाए अगर दोस्तों नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या होगी, दोस्तों नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट इसकी पूरी फुल फॉर्म हो जाती है। और इसका काम दोस्तों ग्रामीण विकास और कृषि को दोस्तों ऋण उपलब्ध कराना है। अगला प्रश्न हमारा, भारत ने पृथ्वी के धरातल का कितना प्रतिशत भाग घेरा हुआ है? दोस्तों आपसे इस प्रश्न में पूछा गया है कि भारत कुल विश्व का कितना प्रतिशत भारत का क्षेत्रफल है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2.4% दोस्तों भारत ने पृथ्वी के धरातल का भाग घेरा हुआ है। भारत का दोस्तों 2.4% कुल विश्व के क्षेत्रफल का
यह क्षेत्रफल है दोस्तों हमारे भारत का। लेकिन दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की जनसंख्या कुल विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, दोस्तों कुल 17.5% भारत की जनसंख्या, पूरे विश्व की जनसंख्या का भारत का प्रतिशत 17.5% आता है। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। अब दोस्तों आपने बताना है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक किस एक डेट को हुई थी, आप लोगों ने बताना है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 9 दिसंबर 1946 को दोस्तों भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी और इसी बैठक में दोस्तों सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर चुना गया था। अगला प्रश्न हमारा, टीसीपी का अर्थ क्या होगा। अब दोस्तों आपने टीसीपी की फुल फॉर्म बतानी है इन 4 ऑप्शन में से। दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल दोस्तों टीसीपी का अर्थ होगा। अगला प्रश्न हमारा, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, कोयम्बटूर को, मदुरई को, बेंगलुरु को या फिर चेन्नई को। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोयम्बटूर को दोस्तों दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। वहीं दोस्तों अगर आपसे पूछे उत्तर भारत का मैनचेस्टर, तो दोस्तों कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा, भारत में जैव विविधता की दृष्टि से धनी स्थान कौन सा है, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, थार का रेगिस्तान या फिर बंगाल की खाड़ी। तो दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि पश्चिमी घाट दोस्तों भारत में जैव विविधता की दृष्टि से सबसे धनी स्थान है, इसे जैव विविधता का हॉटस्पॉट भी कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा, दही बनाने में निम्न में से कौन एक कार्यरत होता है। अब दोस्तों आपने बताना है कि दही बनाने में इन चारों में से कौन एक कार्यरत रहता है, लैक्टोबैसिलस, आसिलेटोरिया, फ्यूनोरिया या फिर स्ट्रेप्टोकोकस। दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लैक्टोबैसिलस के कारण से दोस्तों दूध से दही बनाया जाता है, दूध से दही बनता है। अगला प्रश्न है हमारा, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, अमरकंटक, मानसरोवर, महाबलेश्वर या फिर धार पानीधार। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महाबलेश्वर से दोस्तों कृष्णा नदी का उद्गम होता है। वहीं दोस्तों आपने ध्यान में रखना है ये उत्तरी सह्याद्री की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है महाबलेश्वर। यहाँ से दोस्तों 5 नदियों का उद्गम होता है, एक तो हो गई कृष्णा, बाकी आपने ध्यान रखनी है सावित्री, गायत्री, वेन्ना और कोयना। दोस्तों कुल 5 नदियों का यहाँ से उद्गम होता है। अगला प्रश्न हमारा, विश्व ओजोन दिवस या ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। अब दोस्तों आपने बताना है कि विश्व ओजोन दिवस या फिर ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, 16 सितंबर को दोस्तों विश्व ओजोन दिवस या फिर ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। ओजोन लेयर दोस्तों हमारे पास सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों को आने से रोकती है। अगला प्रश्न हमारा, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है। तो दोस्तों पंचायतों के चुनाव कराने हैं करके यह निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है, केंद्र सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा, जिला न्यायाधीश के द्वारा या फिर चुनाव आयोग के द्वारा। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है। दोस्तों राज्य सरकार निर्णय लेगी और आदेश दिया जाएगा किसको, राज्य के निर्वाचन आयोग को। राज्य निर्वाचन आयोग दोस्तों पंचायत के चुनाव करवाता है। बाकी दोस्तों आपने ध्यान रखना है कि जो हमारा भारत का निर्वाचन आयोग है, केंद्रीय निर्वाचन आयोग जो है, वह दोस्तों प्रत्येक राज्यों के विधानसभा चुनाव भी कराएगा, लोकसभा चुनाव भी कराएगा, राज्यसभा चुनाव भी कराएगा और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव भी हमारा केंद्रीय दोस्तों चुनाव आयोग यानी कि निर्वाचन आयोग कराता है। वहीं दोस्तों जो हमारा राज्य निर्वाचन आयोग होता है वह केवल पंचायत के चुनाव ही कराता है। अगला प्रश्न हमारा, करो या मरो नारा निम्न आंदोलनों में से किस से संबंधित है। दोस्तों करो या मरो का नारा आप लोगों ने बताना है इन 4 आंदोलनों में से किस एक आंदोलन से संबंधित है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, भारत छोड़ो आंदोलन से दोस्तों यह संबंधित है। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में किस भारतीय के द्वारा तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया गया था। अब दोस्तों ये प्रश्न आप लोगों ने ध्यान रखना है, पूछे गए हैं काफ़ी ज़्यादा बार। तो दोस्तों आपने बताना है कि किस भारतीय के द्वारा तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया गया था। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा दोस्तों तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया गया था। वहीं दोस्तों एक प्रश्न बनता है कि महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी के द्वारा भाग लिया गया था। अगला प्रश्न हमारा, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण से होता है। विटामिन ए, बी, सी या फिर डी आप लोगों ने बताना है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विटामिन सी की कमी से दोस्तों स्कर्वी नामक रोग होता है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, तुलबुल परियोजना किस एक नदी पर स्थित है, झेलम, चिनाब, सतलज या फिर कावेरी। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तुलबुल परियोजना दोस्तों जम्मू कश्मीर में झेलम नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न हमारा, किस वर्ष भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। दोस्तों आपने बताना है कि भारत में, आप सभी जानते होंगे भारत में 14 बड़े बैंकों को दोस्तों राष्ट्रीयकरण किया गया था, वह किस वर्ष किया गया था आप लोगों ने बताना है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वर्ष 1969 में दोस्तों भारत में 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। आपने इसको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न हमारा,
लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है। तो दोस्तों आप लोगों ने बताना है कि शून्यकाल की जो अवधि है लोकसभा में वह अधिक से अधिक कितनी हो सकती है। 30 मिनट हो सकती है, 1 घंटा, अनिश्चित काल के लिए, या फिर 2 घंटे। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, 1 घंटा दोस्तों शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक हो सकती है। आपने ध्यान रखना है दोस्तों कि शून्यकाल की चर्चा हमारे लोकसभा यानी कि संसद में कहीं पर भी नहीं करी गई है। यह दोस्तों एक पत्रकार दोस्तों ये पत्रकारों के द्वारा दिया गया है नाम है शून्यकाल। इसी की वजह से दोस्तों यह शून्यकाल नाम प्रचलित हो गया है। बाकी दोस्तों संविधान में इसकी कहीं भी चर्चा नहीं है। अगला प्रश्न हमारा, लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष किस संविधान संशोधन के तहत किया गया था। अब दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपने इसको ध्यान में रखना है कि जिस समय दोस्तों हमारा मूल संविधान बना था उस समय दोस्तों लोकसभा का जो कार्यकाल है वह 5 वर्ष के लिए ही रखा गया था। मगर दोस्तों इसके बाद आपने ध्यान रखना है कि 42वें संविधान संशोधन के तहत क्या करा गया था कि जो दोस्तों लोकसभा का कार्यकाल है इसे 5 वर्ष से बढ़ा करके 6 वर्ष कर दिया गया था। मगर दोस्तों उसके बाद 46वां संविधान संशोधन हुआ, सॉरी दोस्तों 44वां संविधान संशोधन हुआ 1978 में, और इसके द्वारा ही दोस्तों लोकसभा का जो कार्यकाल है इसे फिर से 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष ही कर दिया गया था। अगला प्रश्न हमारा, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। अब दोस्तों आपने बताना है कि मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 7.4 दोस्तों मानव रक्त का पीएच मान होता है। अगला प्रश्न हमारा, गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश क्या कहलाते हैं। यानी कि दोस्तों आपने बताना है कि गौतम बुद्ध के द्वारा जब प्रथम बार उपदेश दिया गया था दोस्तों इस घटना को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया है आप लोगों ने बताना है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, धर्म चक्र प्रवर्तन दोस्तों इसको बौद्ध ग्रंथों में कहा गया है। अगला प्रश्न हमारा, न्यूट्रॉन की खोज किसने करी थी। अब दोस्तों देखिए न्यूट्रॉन की खोज किसने करी थी आप लोगों ने बताना है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जेम्स चैडविक के द्वारा दोस्तों न्यूट्रॉन की खोज करी गई थी। अब दोस्तों आपने न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तीनों की खोजों के बारे में ध्यान में रखना है। तो आपको एक ट्रिक बताता हूँ, ईट पर नाच दोस्तों, जिससे हो जाएगा ईट से अर्थ हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन की खोज टॉमसन या फिर थॉमसन के द्वारा करी गई थी। पर से हो जाएगा दोस्तों प्रोटॉन जिसकी खोज रदरफोर्ड के द्वारा करी गई थी, और नाच से हो जाएगा दोस्तों न्यूट्रॉन जिसकी खोज चैडविक के द्वारा करी गई थी। अगला प्रश्न हमारा, जन गण मन जो भारत का राष्ट्रगान है सर्वप्रथम कब गाया गया था। अब दोस्तों जो हमारा भारत का राष्ट्रगान है सबसे पहले कब गाया गया था आप लोगों ने बताना है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 27 दिसंबर 1911 को दोस्तों कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन के दौरान दोस्तों जन गण मन भारत का जो राष्ट्रगान है सर्वप्रथम गाया गया था। अगला प्रश्न हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। दोस्तों हमारे संविधान के किस एक आर्टिकल में ऐसा बोला गया है कि जो हमारे भारत जो हमारा देश है इसकी राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 343 के द्वारा दोस्तों यह कहा गया है कि हमारी संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। दोस्तों एक आर्टिकल और पूछा जाता है कि हिंदी के विकास के लिए निर्देश किस आर्टिकल के तहत दिए गए हैं। तो दोस्तों आर्टिकल 351 के तहत 351 के तहत दोस्तों हिंदी के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। अगला प्रश्न हमारा, ध्रुव तारा किस दिशा में दिखाई देता है, पश्चिम में, पूर्व में, उत्तर में या फिर दक्षिण में। तो दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि ध्रुव तारे को पहले दिशा सूचक तारे के रूप में भी जाना जाता था क्योंकि दोस्तों यह हमेशा उत्तर दिशा में चमकता हुआ दिखाई देता है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ध्रुव तारा दोस्तों हमेशा उत्तर दिशा में दिखाई देता है और इससे दोस्तों दिशा की पहचान होती थी। पहले के समय में लोग ध्रुव तारे को देख करके दिशाओं का ज्ञान किया करते थे। अगला प्रश्न हमारा, मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है। अब दोस्तों आपने बताना कि मानव शरीर का ऐसा कौन सा अंग है जो इंसुलिन हार्मोन पैदा करता है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अग्नाशय दोस्तों जो है हमारा यह इंसुलिन हार्मोन पैदा करता है। अगला प्रश्न हमारा, भारत की सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है। अब दोस्तों आपने बताना कि भारत की सर्वाधिक प्रदूषित नदी इन 4 नदियों में से कौन सी होगी। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, साबरमती नदी दोस्तों भारत की सर्वाधिक प्रदूषित नदी है। इसी के तट पर दोस्तों आपने ध्यान में रखना है कि गांधीनगर गांधी आश्रम पढ़ेंगे और इसके अलावा दोस्तों जो साबरमती नदी है यह खंबात की खाड़ी में अपना पानी गिराती है। अगला प्रश्न हमारा, वृहत हिमालय लघु हिमालय से किसके द्वारा अलग होता है। अब दोस्तों आपने बताना कि जो ग्रेट हिमालय है वह मिडिल हिमालय से किसके द्वारा अलग होता है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा दोस्तों मुख्य केंद्रीय भ्रंश के द्वारा वृहत हिमालय दोस्तों लघु हिमालय से अलग होता है। वहीं दोस्तों आपने ध्यान में रखना है कि ट्रांस हिमालय ग्रेट हिमालय से किसके द्वारा अलग होता है। तो इंडो सांगपो सचर जोन के द्वारा अलग होता है।
वहीं दोस्तों आपने ध्यान रखना है कि लघु हिमालय जो है वह शिवालिक से किसके द्वारा अलग होता है। दोस्तों लघु हिमालय शिवालिक से मेन बाउंड्री थ्रस्ट के द्वारा अलग होता है। और वहीं दोस्तों शिवालिक जो है वह भाबर से किसके द्वारा अलग होता है, तो HFT हिमालयन फ्रंटियर थ्रस्ट के द्वारा अलग होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, भारत के किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी यानी कि क्वीन ऑफ अरेबियन सी के लोकप्रिय नाम से जाना जाता है। दोस्तों आपने बताना कि ऐसा कौन सा बंदरगाह है जिसको अरब सागर की रानी के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोच्चि बंदरगाह को दोस्तों अरब सागर की रानी या फिर क्वीन ऑफ अरेबियन सी के लोकप्रिय नाम से जाना जाता है। वहीं दोस्तों आपने ध्यान में रखना है कि जो मुंबई बंदरगाह है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, इसे भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, यहाँ से सर्वाधिक व्यापार होता है। अगला प्रश्न हमारा, संपत्ति के अधिकार को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटाया गया था। अब दोस्तों आप सभी जानते होंगे पहले हमारे मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी, वर्तमान में दोस्तों अब ये 6 हो गए हैं, क्योंकि दोस्तों अब आर्टिकल 19 के F में जो संपत्ति का अधिकार था और आर्टिकल 31 में जो संपत्ति का अधिकार था, इसको दोस्तों अब मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है और कानूनी अधिकार बना दिया गया है। आपने बताना दोस्तों कि संपत्ति के अधिकार को किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटाया गया था। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा दोस्तों संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा करके कानूनी अधिकार बना दिया गया है और आर्टिकल 300 के ए में रखा गया है। और दोस्तों हमारा आज का अंतिम प्रश्न है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टी का विभाजन कितने प्रकारों में किया है। दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि आज़ादी से पहले भारत की जो मिट्टी का विभाजन है वह 6 प्रकारों में किया गया था, मगर दोस्तों भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टी का विभाजन 8 भागों में किया है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों 8 भाग कौन से हैं, तो दोस्तों जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी हो जाएगी, पर्वतीय मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, लवणीय व क्षारीय मिट्टी तथा पीट व दलदली मिट्टी। दोस्तों यह हमारी 8 प्रकार की मिट्टियों में दोस्तों भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टी का विभाजन किया है। बाकी दोस्तों आप लोग मुझे बताइएगा आपका स्कोर इसमें क्या बैठ रहा है। अगर दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो और कंटेंट इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। बाकी दोस्तों आपको इन सभी वीडियोस का लिंक मैंने इससे पहले भी जो आपको बताया था कि जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट दोस्तों मैं आप लोगों को कई सारे प्रोवाइड करवा चुका हूँ। हिंदी के प्रैक्टिस सेट हो गया दोस्तों, उत्तराखंड के प्रैक्टिस सेट हो गया, इन सभी के प्रैक्टिस सेट दोस्तों मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करवाए हुए हैं। तो दोस्तों आपको इन सभी वीडियोज़ का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आप लोग मेरे चैनल में जाकर के डायरेक्ट प्लेलिस्ट में भी आसानी से दोस्तों उन सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को आपके आगामी एग्जाम्स के लिए हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ दोस्तों। धन्यवाद।